हेलो एवरीवन, वेलकम टू S1 कोचिंग सेंटर। आज के वीडियो में हम लोग 2020 के फरवरी महीने के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को कवर करेंगे, जो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला है कि भारतीय चाय बोर्ड के द्वारा त्रिपुरा में रन फॉर इंडिया टी का आयोजन किया गया। तो कहाँ पे किया गया? तो त्रिपुरा में किया गया। तो किसके द्वारा? तो भारतीय चाय बोर्ड के द्वारा किया गया। क्या कि रन फॉर इंडिया टी का आयोजन किया गया है। क्यों किया गया? तो त्रिपुरा की चाय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये रन फॉर इंडिया टी का आयोजन किया गया है। उसके बाद है कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेताओं को 6 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। तो कहाँ के सरकार ने? तो हरियाणा सरकार ने जो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेताएं हैं वो सभी को 6 करोड़ रुपए देने का घोषणा किया है। उसके बाद है कि हाल ही में मणिपुर सरकार ने अंगफोरा हुनबा, क्या है? अंगफोरा हुनबा कार्यक्रम का आयोजन किया। यह आयोजन जो है वो धान की फसल का त्यौहार है। इस अभियान के तहत किसानों को कृषि योग्य भूमि तथा सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा। तो कौन सा कार्यक्रम है? वो है अंगोफोरा हुनबा। ये कहाँ पर किया गया? तो मणिपुर के सरकार के द्वारा किया गया। उसके बाद है विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, जो 29 से 31 जनवरी के बीच तक चला। यह TERI के द्वारा हर वर्ष आयोजित किया जाता है। जो 2020 में इसका विषय था टुवार्ड्स 2030 मेकिंग द डिकेड काउंट। इस साल इसका जो विषय था वो क्या था? टुवार्ड्स 230 मेकिंग द डिकेड काउंट। उसके बाद जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा है। तो किसने रखा है? तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने। कहाँ पे रखा है? तो लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा है। उसके बाद है मिशन पूर्वोदय के तहत भारतीय उद्योग परिसंघ जापान के साथ मिलकर ओडिशा को स्टील हब के रूप में विकसित करेगा। तो किस राज्य को? तो ओडिशा को क्या घोषित करेगा? तो स्टील हब के रूप में घोषित करेगा। किसके तहत? तो मिशन पूर्वोदय के तहत। किस देश के साथ मिलकर? तो जापान देश के साथ मिलकर। ये हर एक छोटे छोटे पॉइंट आप याद रखें। उसके बाद है महाराष्ट्र सरकार ने मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के लिए प्रस्ताव पारित किया है। तो कहाँ की सरकार ने? तो महाराष्ट्र सरकार ने। उस भारत में अब तक 6 भाषाओं जैसे तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, ओडिया, ये सभी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा ऑलरेडी पहले से ही प्राप्त है, जिसमें से अब एक मराठी भाषा को शास्त्र भाषा दर्जा देने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। उसके बाद हाल ही में बिहार विधानसभा में जाति आधारित जनगणना करने का प्रस्ताव पारित किया है। तो कहाँ के विधानसभा में? तो बिहार विधानसभा में। फिर 24 से 25 फरवरी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सरदार पटेल स्टेडियम, जिसको हम लोग मोटेरा स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन चुका है। कौन सा स्टेडियम? मोटेरा स्टेडियम या फिर सरदार पटेल स्टेडियम। उसके बाद तमिलनाडु विधानसभा ने राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की जन्म दिवस 14 फरवरी को राज्य में महिला और बाल संरक्षण दिवस मनाने की घोषणा की है। तो कहाँ पे? तो तमिलनाडु के विधानसभा ने। कब? 24 फरवरी को। क्या मनाने की घोषणा किया? तो महिला और बाल संरक्षण दिवस मनाने की घोषणा की है। फिर दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा बन चुका है। तो कहाँ का हवाई अड्डा? तो दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा क्या बन चुका है? तो सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा बन चुका है। फिर भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग ने मांड्या, जो कर्नाटक राज्य में है, क्या हुआ? 14,100 टन लिथियम भंडार की खोज किया गया वहां पे। कहाँ पे? तो मांड्या में, जो कर्नाटक राज्य में है। क्या खोज किया गया?
तो लिथियम का कितना खोज किया गया? तो 14,100 टन। फिर है कि भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन RAISE 2020 का आयोजन अप्रैल 2020 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो कहाँ पे? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया इसका। तो क्या? तो पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन रेज 2020 का आयोजन ये अप्रैल में किया जाएगा नई दिल्ली में। उसके बाद हैदराबाद, तेलंगाना का हैदराबाद में 17 से 19 फरवरी 2020 को बायो एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो बायो एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो हैदराबाद में हुआ। इसमें क्या क्या? इसमें जीव विज्ञान कंपनियों तथा अनेक निवेश पर फोकस किया जाएगा। इसमें जीव विज्ञान कंपनियों और अनेक निवेशों पर फोकस किया जाएगा। इसका थीम क्या था? इसका थीम था टुडे फॉर टुमारो। तो थीम जरूर याद रखें आप। उसके बाद था कि तेलंगाना सरकार ने बायो एशिया समिट के दौरान प्रोजेक्ट तेज लॉन्च किया। इसका उद्देश्य उद्यमियों को चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अपने विचार का परीक्षण करने हेतु एक प्लेटफॉर्म प्रदान करना है। फिर है कि 17 से 22 फरवरी 2020 के बीच गांधीनगर में 13वें संयुक्त राष्ट्र प्रवासी पक्षी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो कहाँ पर 13वें संयुक्त राष्ट्र प्रवासी पक्षी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये गांधीनगर में किया गया। इसमें 130 देश शामिल हुआ था। इसमें टोटल कितने देश शामिल हुआ था? 130 देश शामिल हुआ था, जिसमें भारत अगले 3 वर्षों के लिए इसका अध्यक्ष चुना गया। इसमें भारत देश को अगले 3 साल तक का इसका अध्यक्ष चुना गया है। इस सम्मेलन में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को शुभंकर के रूप में चुना गया है। ये जो सम्मेलन हुआ था इसमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को शुभंकर के रूप में चुना गया है। उसके बाद है कि हाल ही में गुजरात के लोथल में विश्व स्तरीय राष्ट्रीय समुद्र धरोहर कॉम्प्लेक्स की स्थापना हेतु भारत ने पुर्तगाल से समझौता किया है। इसमें भारत की समृद्धि विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। कहाँ पे? तो देखिए हाल ही में गुजरात के लोथल में विश्व स्तरीय राष्ट्रीय समुद्री धरोहर कॉम्प्लेक्स की स्थापना हेतु भारत ने पुर्तगाल से समझौता किया है। किस देश से? तो पुर्तगाल देश से। इसमें भारत की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। उसके बाद है जम्मू कश्मीर में पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टर समिटी का आयोजन अप्रैल 2020 में किया गया। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन अप्रैल 2020 में किया जाएगा। ये कहाँ पर? तो जम्मू कश्मीर में, जो पहली बार होगा यहाँ पे। इसका उद्देश्य क्या होगा? इसका मुख्य उद्देश्य होगा कि जम्मू और कश्मीर में निवेश को आकर्षित करना है। फिर है 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में शहीद हुए 40 CRPF जवानों की स्मृति में जम्मू कश्मीर के लेथपोरा कैंप में स्मारक का उद्घाटन किया गया। तो कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के लेथपोरा कैंप में एक स्मारक का उद्घाटन किया गया है। फिर है राष्ट्रीय जल सम्मेलन 2020 का आयोजन भोपाल, जो मध्य प्रदेश में है, किया गया। तो राष्ट्रीय जल सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो भोपाल में हुआ। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि भूमिगत जल स्तर में सुधार करना। अगला है उत्तर प्रदेश सरकार ने भूजल स्तर में सुधार हेतु भूमिगत जल संरक्षण अधिनियम 2020 को मंजूरी दे दी है। तो कहाँ के सरकार ने? तो उत्तर प्रदेश के सरकार ने भूमिगत जल संरक्षण अधिनियम 2020 को मंजूरी दे दी है। अगला है मुंबई और पुणे के बीच पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की गई। तो पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा कहाँ पे शुरू किया गया? तो मुंबई और पुणे के बीच में। फिर देखें खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत 7 मार्च से जम्मू कश्मीर के गुलमर्गा में राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों का आयोजन किया जाएगा। तो राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो ये 7 मार्च को जम्मू कश्मीर के गुलमर्गा में किया जाएगा। अगला है असम के उद्योग विभाग ने स्थानीय कारीगरों को एक मंच प्रदान करने के लिए फ्लिपकार्ट से समझौता किया है। तो असम के उद्योग विभाग ने स्थानीय कारीगरों को एक मंच प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो वो फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है।
अगला है भारत सरकार ने नई दिल्ली स्थित प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर अब सुषमा स्वराज भवन करने का निर्णय लिया है। तो देखिए, पहले प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम था, अब इसका नाम सुषमा स्वराज भवन का नाम रखने का निर्णय लिया है भारत सरकार ने। ये कहाँ पे स्थित है? ये नई दिल्ली में। एवं विदेश सेवा संस्थान का नाम बदलकर सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान करने का निर्णय लिया है। एवं विदेश सेवा संस्थान का नाम बदल के क्या कर दिया गया? सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान करने का निर्णय लिया है। याद रखें कि सुषमा स्वराज हमारे देश की पूर्व विदेश मंत्री रह चुकी थी। क्या? विदेश मंत्री। उसके बाद देखिए, रक्षा अध्ययन व विश्लेषण संस्थान, रक्षा अध्ययन व विश्लेषण संस्थान का नाम देश की पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, जिसका 2014 से 2017 तक के वो गोवा के मुख्यमंत्री रहे थे, के नाम पे रखा जाएगा। तो रक्षा अध्ययन व विश्लेषण संस्थान का नाम देश के पूर्व रक्षा मंत्री जो मनोहर पर्रिकर 2014 से 2017 के बीच में वो रक्षा मंत्री रहे थे, उसी के नाम पे रखा जाएगा। उसके बाद ऋषिकेश जो उत्तराखंड में है, गंगा नदी पर देश का पहला ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। तो ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो ऋषिकेश में, जो उत्तराखंड राज्य में है। उसके बाद देखिए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्रों के उज्जवल भविष्य तथा रोजगार हेतु, उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्रों के उज्जवल भविष्य तथा रोजगार हेतु इंटर्नशिप योजना की शुरुआत की है। कहाँ के सरकार ने? उत्तर प्रदेश के सरकार ने इंटर्नशिप योजना की शुरुआत की है। इसके तहत 6 महीने से लेकर के 1 वर्ष तक के लिए इंटर्नशिप करने वाले युवा को हर महीने 2500 रुपये दिए जाएंगे। उसके बाद एक केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय के द्वारा इंदौर में हुनर हाट का आयोजन किया गया। तो हुनर हाट का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो इंदौर में हुआ। कौन किया इसका आयोजन? इसका आयोजन केंद्र अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय के द्वारा किया गया। फिर तमिलनाडु सरकार में, यहाँ मैंने नहीं होगा, तमिलनाडु सरकार ने कावेरी डेल्टा क्षेत्र को विशेष कृषि क्षेत्र घोषित किया है। तो कहाँ के सरकार ने? तमिलनाडु के सरकार ने कावेरी डेल्टा क्षेत्र को विशेष कृषि क्षेत्र घोषित किया है। यहाँ कृषि तथा कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाएगा। फिर है कि देश का पहला महिला पुलिस स्टेशन दिशा जो आंध्र प्रदेश में खोला गया। तो देश का पहला महिला पुलिस स्टेशन कहाँ खोला गया? तो दिशा में, जो आंध्र प्रदेश राज्य में है। उसके बाद है मध्य प्रदेश सरकार ने गांव के मानचित्र के लिए ड्रोन का उपयोग करने का फैसला किया है। तो गांव के मानचित्र के लिए ड्रोन का उपयोग करने का फैसला कहाँ के सरकार ने किया है? तो ये मध्य प्रदेश के सरकार ने किया है। उसके बाद है ई गवर्नेंस पर 23वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन मुंबई में किया गया। ई गवर्नेंस पर 23वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो मुंबई में किया गया। इसके तहत देश के सभी राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों के द्वारा प्रदान की जा रही ई गवर्नेंस सेवाओं का मूल्यांकन किया गया। फिर है कि ऑपरेशन वेनिला मेडागास्कर में आई डायने चक्रवात की तबाही के कारण, तो देखिए ये ऑपरेशन वेनिला शुरू किया गया है। कहाँ पर? तो मेडागास्कर में आए डायने चक्रवात की तबाही के कारण भारतीय नौसेना ने मेडागास्कर की मदद के लिए ऑपरेशन वेनिला शुरू किया है। तो ऑपरेशन वेनिला किसने शुरू किया है? तो भारतीय नौसेना ने शुरू किया है। ये क्यों किया? क्योंकि मेडागास्कर में एक तूफान आया था, डायने नाम का चक्रवात आया था। उस चक्रवात की तबाही में हुए हानि को रोकने के उद्देश्य से इसके तहत वही चक्रवात के प्रभावित लोगों को सहायता पहुंचाई जाएगी। फिर 1 से 6 फरवरी के बीच 34वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय मेले का आयोजन हरियाणा में किया जा रहा है। इस वर्ष मेले का थीम स्टेट हिमाचल प्रदेश है। तो 1 से 6 फरवरी के बीच 34वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय मेले का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो हरियाणा में किया जा रहा है। इस वर्ष इस मेले का थीम जो स्टेट है वो है हिमाचल प्रदेश। थीम स्टेट कौन है? वो है हिमाचल प्रदेश। उसके बाद है यूएनडीपी रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में प्रथम स्थान केरल को मिला। तो यूएनडीपी रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में पहला स्थान किस राज्य को मिला? तो केरल को मिला, जो 2019-20 के दौरान इसका चयन किया गया। साथ ही हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश,
तमिलनाडु और तेलंगाना भी बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। UNDP का फुल फॉर्म जान लें, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसके बाद भारत का पहला जू इंटरप्रिटेशन राजकोट गुजरात में खोला गया है। यह एक तरह का म्यूजियम है जिसमें जानवरों की बड़ी मूर्तियां लगाई गई है। तो भारत का पहला जू इंटरप्रिटेशन राजकोट गुजरात में खोला गया है। यह क्या है? यह एक प्रकार का म्यूजियम है जिसमें जानवरों की बड़ी बड़ी मूर्तियां को लगाया गया है। फिर है कि जयपुर शहर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर प्रमाण पत्र प्रदान किया। तो किस शहर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर प्रमाण पत्र प्रदान किया? तो जयपुर शहर को। यूनेस्को के महानिदेशक हैं ऑड्रे एजोले। यूनेस्को के महानिदेशक अभी वर्तमान में कौन है? ऑड्रे एजोले। फिर है कि हाल ही में 8 फरवरी को त्रिपुरा में हॉर्नबिल उत्सव का आयोजन किया गया। तो ये हॉर्नबिल उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो त्रिपुरा में हुआ। ये हॉर्नबिल उत्सव क्या होता है? तो हॉर्नबिल पक्षी के संरक्षण हेतु एक उत्सव मनाया जाता है, जबकि हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड का प्रमुख उत्सव है। लेकिन जो ये हॉर्नबिल उत्सव है ये अक्सर नागालैंड का क्या है? एक प्रमुख उत्सव है ये। उसके बाद है बेलूम गुफा। बेलूम गुफा उत्सव का आयोजन आंध्र प्रदेश में किया गया। तो बेलूम गुफा उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो आंध्र प्रदेश में हुआ। फिर अजय वारियर 2020। अजय वारियर 2020 जो थल सेना के द्वारा चलाया गया, ये देश जो था भारत और ब्रिटेन के बीच में ये समझौता हो रहा था। अजय वारियर जो है 2020 थल सेना का ये क्या है? एक अभ्यास है। ये भारत और ब्रिटेन देशों के बीच चलता है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो ब्रिटेन में हुआ था। फिर है संप्रीति 9 जो ये भी थल सेना का क्या है? अभ्यास है। इसमें देशों के भारत और बांग्लादेश के थल सेना के द्वारा ये अभ्यास शुरू किया जाता है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये मेघालय के उमरई जगह में हुआ था। उसके बाद है इंद्रधनुष अभ्यास। इंद्रधनुष अभ्यास ये वायुसेना का अभ्यास है। इसमें देशों भारत और ब्रिटेन के बीच में ये अभ्यास होता है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद में। उसके बाद देखिए मतला अभियान। क्या है मतला अभियान? ये भारतीय नौसेना के द्वारा चलाया गया है मतला अभियान। फिर तटीय सुरक्षा अभ्यास। तटीय सुरक्षा अभ्यास सुंदरबन क्षेत्र कोलकाता के द्वारा चलाया गया था। तो तटीय सुरक्षा अभ्यास किसके द्वारा चलाया गया था? तो सुंदरबन क्षेत्र के द्वारा। उसके बाद है भारतीय वायुसेना ने एंटोनोव AN-32 विमान के दोनों इंजनों में पहली बार स्वदेशी जेट जैव ईंधन का प्रयोग किया। तो किसने? भारतीय वायुसेना ने एंटोनोव AN-32 विमान के दोनों इंजनों में पहली बार स्वदेशी जेट जैव ईंधन का प्रयोग किया है। उसके बाद हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा ब्रुनेई में खोजी गई घोंघे की नई प्रजाति का नाम ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर रखा गया। ग्रेटा थुनबर्ग स्वीडन की 16 वर्षीय लड़की है जिसने जलवायु परिवर्तन की दिशा में बेहतरीन कार्य किया है। हाल ही में इन्हें टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में भी चुना गया है। अगला है कि चीनी कंपनी रियलमी ने हाल ही में भारत का पहला 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया है। तो कौन सा कंपनी ने? ये रियलमी कंपनी ने, जो एक मोबाइल फोन कंपनी है, ये चीनी कंपनी है। उसके बाद है RBI ने डिजिटल भुगतानों के सही आकलन के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक प्रारंभ करने की घोषणा की है। सार्वजनिक उपक्रम सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार सबसे अधिक मुनाफे वाली कंपनी जो है वो ONGC है। तो सार्वजनिक उपक्रम सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार सबसे अधिक मुनाफे करने वाली कंपनी कौन है? तो ONGC। उसके बाद हाल ही में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किसी UPI सेवा की मंजूरी दी है? तो व्हाट्सएप को दी है। फिर है कि हाल ही में किसे इस वर्ष के एशिया प्रशांत रीजन के सर्वश्रेष्ठ बैंकर के रूप में चुना गया? तो शशिकांत दास को, जो अभी वर्तमान में RBI के गवर्नर हैं, शशिकांत दास। फिर है कि केंद्र सरकार ने किस एयरलाइन में 100% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है? तो वो एयर इंडिया। उसके बाद WHO के द्वारा कोरोना वायरस के कारण अब तक 1000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो जाने के कारण उसे अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है। इस वायरस को कोविड-19 नाम दिया गया है।
फिर है कि मालदीव पुनः राष्ट्रमंडल से जुड़ गया, जो 54वां सदस्य बना जुड़ के। मालदीव 1982 में राष्ट्रमंडल में शामिल हुआ था तथा 2016 में अलग हो गया था। मालदीव की राजधानी है माले, याद रखें। उसके बाद है कि विदेश मंत्रालय के द्वारा पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन 6 से 7 फरवरी के बीच चेन्नई में किया गया। तो कहाँ किया गया? चेन्नई में किया गया। भारत में चौथी बार 2019 में इसका आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में किया गया था। फिर है कि हाल ही में पाकिस्तान एवं सोमालिया ने टिड्डियों से निपटने के लिए देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। इन कीड़ों की वजह से फसलों को हो रहे नुकसान के कारण। तो हाल ही में कौन से देशों ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा करने की निर्णय लिया है? तो पाकिस्तान एवं सोमालिया ने। क्यों किया है? क्योंकि टिड्डियों के द्वारा फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, इसीलिए ऐसा निर्णय लिया। उसके बाद है कि बांग्लादेश में सबसे बड़ा और लंबा एकुशे पुस्तक मेले का आयोजन किया गया। तो एकुशे पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो बांग्लादेश में। कौन किया? इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किया, जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। उसके बाद है कि हाल ही में भूटान ने भारत, बांग्लादेश, मालदीव के पर्यटकों पर सतत विकास कर लगाने की घोषणा की है। तो हाल ही में भूटान ने भारत, बांग्लादेश और मालदीव के पर्यटकों पर सतत विकास कर लगाने की घोषणा की है। फिर है कि बेबी बोनस स्कीम, ग्रीस के द्वारा जन्म दर बढ़ाने हेतु बेबी बोनस राशि 1.5 लाख रुपए रखा गया है। तो बेबी बोनस स्कीम कहाँ के द्वारा चलाया गया? तो ये ग्रीस देश के द्वारा। क्यों? इसमें जन्म दर बढ़ाने के उद्देश्य से ये किया गया है। फिर है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांगुआ पर चढ़ाई करने वाली मुंबई की काम्या कार्तिकेयन, जो 12 वर्षीय लड़की है, सबसे कम उम्र की लड़की बन चुकी है। तो कहाँ की है? मुंबई की है। कहाँ पर चढ़ाई की है? तो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांगुआ पर। नाम है काम्या कार्तिकेयन। उसके बाद है पहला जेरूसलम मुंबई महोत्सव का आयोजन मुंबई में 15 फरवरी से किया गया, भारत और इजराइल संबंधों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से। उसके बाद है कि पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सोसा भारत में 13 फरवरी को 4 दिवस यात्रा पर आए। फिर है कि म्यांमार के राष्ट्रपति यू विन मिंट की भारत यात्रा के दौरान भारत और म्यांमार के बीच 10 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। उसके बाद है कि हाल ही में नॉर्थ मैसिडोनिया को नाटो का 30वां सदस्य बनाने का निर्णय उत्तरी अटलांटिक संधि के तहत लिया गया। नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। नाटो का फुल फॉर्म जान लें, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है कि बिमस्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास दूसरा 2020 का आयोजन भुवनेश्वर ओडिशा में किया गया। तो बिमस्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास दूसरा 2020 का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो भुवनेश्वर में हुआ। बिमस्टेक में 7 सदस्य देश हैं। वो कौन कौन है? भारत है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है और थाईलैंड है। लेकिन इस अभ्यास में भूटान और थाईलैंड ने हिस्सा नहीं लिया था, तो ये याद रखें। तो बस आज के वीडियो में इतना ही था। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।